नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वर्कअप सीएससी में। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि यदि आप 40 साल से ज़्यादा के उम्र में कंपनी ज्वाइन करेंगे तो आपको ईपीएस 95 के द्वारा पेंशन नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, आज इसी के विषय में मैं आपको डिटेल्स जानकारी देने वाला हूं और यह भी बताने वाला हूं कि आपको अगर इस तरह के आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है और आपको मैसेज आता है कि आपका फॉर्म 10D क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया है क्योंकि आपने 40 साल से या उससे ज़्यादा की उम्र में कंपनी ज्वाइन किया है। अगर इस तरह के मैसेज अगर आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है और आपको पेंशन नहीं मिलता है तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा ताकि आपका पेंशन चालू हो जाए। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग पूरा वॉच कीजिएगा। मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊँगा कि एक व्यक्ति है जिनका क्लेम रिजेक्ट हो गया था सेम मैसेज के कारण और उन्होंने दोबारा क्या उपाय किया जिस कारण उनको पेंशन मिलना चालू हो गया है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं, आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है कि जो है क्लेम जो है फॉर्म 10D का जो क्लेम है, फॉर्म 10D मंथली पेंशन के लिए अप्लाई करते हैं। यह अप्लाई जो है किया गया था और लगभग 1.5 या 2 महीने के बाद यह क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। और यहाँ पे जो रिमार्क लिखा है, यह रिमार्क है कि मेंबर joined the company at the age of 42 years. Please submit previous service record. तो क्या आपको पता है कि जो है ईपीएफओ इस प्रकार के क्लेम रिजेक्ट करके इसमें क्या कहना चाहता है? क्या यह वैलिड रीज़न है क्लेम रिजेक्ट करने का? क्या कोई कर्मचारी 40 साल या उससे ज़्यादा के उम्र में अगर पहली बार कोई कंपनी ज्वाइन करता है तो क्या वह पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं है? देखिए, जैसा कि आपको पता है कि ईपीएस द्वारा मंथली पेंशन प्राप्त करने के लिए जो वैलिड जो क्राइटेरिया है वो है कि आपका कंपनी में 10 साल सर्विस पूरा होना चाहिए और आपका एज 58 साल अगर पूरा हो जाता है तो आप पेंशन के लिए हकदार हो जाते हैं। वैसे आप 50 साल की उम्र में भी अर्लियर पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं कि यह जो वैलिड रीजन नहीं है और इसके लिए क्या उपाय है, मैं आपको उपाय बता देता हूँ। देखिए, ये मेंबर जो है ये लगभग 16 साल कंपनी में काम किए हैं और जिस वक्त यह कंपनी ज्वाइन किए हैं 2007 में, उस समय इनका जो उम्र था वह था 42 साल। यह भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये पिछले जो भी कंपनी में काम किए हैं उस कंपनी में जहाँ पे ये काम कर रहे थे वहाँ पे इनका कोई पीएफ खाता नहीं था और यह पीएफ के मेंबर नहीं थे, ना ही कोई पेंशन के मेंबर थे। ईपीएस 95 के मेंबर भी नहीं थे, ईपीएस 95 के मेंबर भी नहीं थे और ईपीएस 1971 फैमिली पेंशन के भी मेंबर नहीं थे। अब इसके लिए जो है इनका क्लेम तो रिजेक्ट हो गया है। अब इन्होंने जो है ग्रीवेंसेस भी डाला है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ग्रीवेंसेस डालने के बाद आपको ग्रीवेंसेस कैसे डालना है, आपको मैं इसके पहले भी कई वीडियो बना चुका हूँ ग्रीवेंसेस कैसे डालना है। अगर आपको पता नहीं है तो आप उसको वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। वैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ईपीएफ ग्रीवेंसेस वाले जो वेबसाइट है वहाँ पर जाके आप अपना यूएन नंबर वगैरह डालकर लॉगिन करके ग्रीवेंसेस डाल सकते हैं। तो ग्रीवेंसेस डालने के बाद इनके जो केस है, इसको केस को सोल्व करने के लिए, इसको केस को देखने के लिए एक जो ऑफिसर अपॉइंटमेंट हुए हैं और इन्होंने इनका जो है मोबाइल नंबर भी नीचे दिया हुआ है। अगर आप भी ग्रीवेंसेस डालते हैं तो आपके केस का भी स्टडी करने के लिए एक ऑफिसर अपॉइंटमेंट होंगे। तो नीचे जो मोबाइल नंबर है, इस मोबाइल नंबर पे जब मैंने बात किया तो उनका कहना था कि आप जो है इनके पिछले कंपनी का सर्विस रिकॉर्ड दीजिए। एक्चुअली में इसका रीज़न यही है कि यदि आप किसी पहले कंपनी में काम किए हैं और हो सकता है कि खुदा ना खास पहले आपको पता नहीं हो और आपने पिछले कंपनी का सर्विस हिस्ट्री को नए कंपनी में ट्रांसफ़र नहीं करवाया हो, क्योंकि यह आपका एज 42 ईयर्स हो गया है और ऐसा ईपीएफओ को लग रहा है कि हो सकता है कि आपने 42 साल की उम्र तक किसी ऐसे संस्था में काम किए होंगे जहां पे आपका पीएफ कटा होगा, तो वह छूट न जाए। क्योंकि आपका एक बार पेंशन चालू हो गया तो पुराने कंपनी का पेंशन सर्विस हिस्ट्री दोबारा जुड़ेगा नहीं और उसके बाद आप बहुत सारे कानूनी प्रक्रिया से गुजरेंगे तो ईपीएफ भी परेशान होगा, आप भी परेशान होंगे। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए जो है आपके पिछले कंपनी का रिकॉर्ड मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे चूँकि आप पिछले कंपनी में अगर काम किए होंगे तो आप उस कंपनी के जो है
आपका ज्वाइनिंग लेटर होगा या सैलरी स्लिप होगा या कोई पीएफ का रिकॉर्ड होगा, कुछ ना कुछ तो डेटा होगा, वो आप यहाँ पे ऑफिस में ग्रीवेंसेस में ही आप अपलोड कर सकते हैं। दूसरा, आप हार्ड कॉपी आपके ऑफिस में बाय पोस्ट भेज सकते हैं। देखिए इस प्रकार से जब आप स्पीड पोस्ट करेंगे, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, ये स्पीड पोस्ट करेंगे तो आपको एक डॉकेट नंबर मिल जाएगा। इस डॉकेट नंबर को जो आपके यहाँ पे ईमेल आईडी दिख रहा है और मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा है, ये भेजने के बाद ईमेल आईडी पे इनको आपको इन्फॉर्म करना होगा। तो आप जैसे कि मैं यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, मैंने इनसे कांटेक्ट किया तो इन्होंने बताया कि अगर यह कंपनी में काम किए होंगे तो इनका रिकॉर्ड हमें दीजिए। तो मैंने इनको बताया कि ये जो व्यक्ति हैं इसके पहले किसी भी कंपनी में ऐसा नहीं काम किए हैं जहाँ पे पीएफ रिकॉर्ड इनका हो। तो उन्होंने एक सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट मांगा है, जो कि आपको भी, अगर आपके साथ भी इस प्रकार का प्रॉब्लम हुआ है तो आपको भी सेल्फ डिक्लेरेशन ऑन एम्प्लॉयमेंट नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ये सेल्फ डिक्लेरेशन नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट आपको गूगल से तो मिलने वाला है नहीं, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देता हूं, आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इसको पूरा अच्छे से भर के साइन करके, आपका सेल्फ साइन करके और आपका नाम, आपका ईमेल नंबर, मोबाइल नंबर सब लिख के इसको ग्रीवेंसेस पोर्टल में अपलोड भी करना है और साथ साथ इसको कुरियर भी करना है। कुरियर नहीं, मतलब स्पीड पोस्ट कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। स्पीड पोस्ट करने के बाद जो आपको स्पीड पोस्ट से जो डॉकेट नंबर मिलता है उसको जो ईमेल आईडी दिया हुआ है, इस ईमेल आईडी पे आपको ईमेल कर देना है कि मैंने आपको भेज दिया। 4 या 5 दिन 6 दिन आपको ट्रैकिंग करते रहना है। जैसे आपको स्पीड पोस्ट से पता चलता है कि यह डॉक्यूमेंट डिलीवर्ड हो गया है, तब आपको ये जो नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर पे कांटेक्ट करके बताना है कि सर मैडम आपको हमारा डॉक्यूमेंट आपको मिला है कि नहीं मिला है। तो आपको कंफर्म कर देंगे कि मिल चुका है। जैसे ही मिल जाएगा फिर आपको दोबारा फॉर्म 10D अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे आपने सेल्फ डिक्लेरेशन दे दिया है कि मैं इसके पहले किसी भी कंपनी में काम नहीं किया है। तब आपका जो है पेंशन वाला जो प्रोसेस है वो आगे कंटिन्यू हो जाएगा। और उसके बाद आप भविष्य में कभी भी अगर आपने कहीं काम किया होगा, अगर दोबारा आपको डॉक्यूमेंट मिल जाता है, आप चाहेंगे भी जुड़वाना तो उसमें जुड़ेगा नहीं। इसीलिए आप इस तरह के सेल्फ डिक्लेरेशन देने से पहले ये इंश्योर कर लें कि आपने वास्तव में किसी कंपनी में काम नहीं किया है। आशा करता हूँ यह जानकारी आप लोग को अच्छा लगा होगा, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि फॉर्म 10D रिजेक्ट होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपका नॉमिनी अपडेट नहीं होना, आपका KYC सही से अपडेट नहीं होना, आपका बैंक अकाउंट नंबर सही से लिंक नहीं होना, ठीक है, और आपका 58 वर्ष पूरा नहीं होना, या आपने 10 साल जो है EPS में कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है। ये सब मुख्य कारण है जिसके कारण आपका पेंशन का जो फॉर्म है, पेंशन का जो क्लेम है वो रिजेक्ट होता है। लेकिन एक नया जो अब मैंने आपको आज बात बताया, यह कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। अगर जिसको पता नहीं है और उसके साथ इस तरह के रीजन आ जाते हैं, सामने रिमार्क आ जाते हैं, तो बेचारा कंफ्यूज हो जाता है कि अभी तक तो मुझे यह पता था कि जो है 10 साल की सर्विस और 58 वर्ष की नौकरी करने के बाद हमें पेंशन का पैसा मिलना चालू हो जाएगा, मंथली पेंशन मिलना चालू हो जाएगा। लेकिन आज जो है एक नया बात सुनने के लिए मिला। तो आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। यह सिर्फ आपका जो है सर्विस रिकॉर्ड मांगा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आप 40 साल की उम्र में अगर आपका PF कटवाना चालू किए और आपने 10 साल सर्विस किया और 58 साल का उम्र हो गया तो आपको पेंशन नहीं मिलेगा। ऐसा बात नहीं है, आपको पेंशन मिलेगा, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ यह जानकारी आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन रह गया होगा तो आप लोग हमें इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। मैंने पहले भी इसके बारे में एक वीडियो डाला था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद आप लोगों को समझ में नहीं आया, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो को नहीं देखे थे, और इसलिए मैंने इस बार इसको दोबारा से इस वीडियो को बनाकर डाल रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और पहली बार हमारे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।